Hello friends, welcome to our study classes. I hope you all are well in these difficult times. So guys, एग्जाम बहुत पास है. I hope अब टेंशन का टाइम है और वरी हो जाता है, बंदा एंजाइटी फील करता है क्योंकि अब पास है बिल्कुल एग्जाम. तो प्लीज आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि एवर स्टडी क्लासेस आपके लिए लाए हैं रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें मैं आज आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपके टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्विक रिवीजन हो जाए और अगर थोड़ा सा डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए. तो आइए आगे मेरे साथ आप जुड़ें और हम आज डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक से होंगे. सो गाइस, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन, एक बार आप हमारे और कोर्सेज के बारे में जान लीजिए. हमारे पास पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है उसका मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कॉम्बो पैक भी है. और उसके बाद पेपर 2 के हमारे जो यूनिट स्नैपशॉट नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं और स्पेशली इन टाइम में हमें टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें टेस्ट सीरीज का यहाँ पे अलग कोर्स है और यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास पेपर्स भी हैं हमारे पास जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल उनकी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली हमने दी हुई है. हमारे और कोर्सेज के बारे में भी आप जान सकते हैं बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट www.everstudy.co.in. आइए क्वेश्चन 1 के साथ मूव फॉरवर्ड करते हैं. सो गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सारी स्टेटमेंट्स गिवन हैं और ये मैं आपके लिए पढ़ने लगी हूँ अब. विच ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर. तो कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करती हैं लेकिन वो ऑप्शंस रिलेटेड टू लर्नर होनी चाहिए. तो देखिए, पहला है एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर, सेकंड है अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, थर्ड है नॉलेज अबाउट टीचिंग मेथड्स ऑफ द लर्नर, फोर्थ है प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर और फिफ्थ है एक्सट्रोवर्ट नेचर ऑफ द लर्नर. अकॉर्डिंगली कोर्स गिवन है. आई होप आपको आइडिया होगा कि लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं और कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं. तो लेट्स डिस्कस द आंसर नाउ. तो देखिए, अब हम इसका सोल्यूशन क्योंकि डिस्कस करने लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से ट्रिक से इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम एलिमिनेशन की ट्रिक लगवाएं जिसमें हम जो अनवांटेड ऑप्शंस है या जो ऑप्शन गलत है उनको एलिमिनेट कर दे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. और मैंने आपको शायद पहली वाली आरटीएम सीरीज में भी बताया था कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो बहुत जगह हेल्प करती है. जब आपको थोड़ी बहुत ही कंसेप्ट की नॉलेज में दिक्कत हो रही हो तो आप एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड वाले को, नॉलेज अबाउट टीचिंग मेथड्स ऑफ द लर्नर, तो देखिए टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होनी लर्नर के लिए उतनी एसेंशियल नहीं है जितनी टीचर के लिए. तो लर्नर को टीचिंग मेथड्स की नॉलेज है या नहीं है उसका इफेक्ट टीचर पे नहीं पड़ेगा. टीचर को कितनी नॉलेज है उसका जरूर पड़ सकता है. तो अगर हम लर्नर के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे मायने नहीं रखता है. सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट देखिए, एक्सट्रोवर्ट नेचर ऑफ द लर्नर. देखिए, हो सकता है जो लर्नर है वो आउटस्पोकन हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, वो थोड़ा सा रिजर्व्ड हो. उसका लर्निंग से क्या या टीचिंग और लर्निंग के रिलेशनशिप से क्या नाता है वो हमें बाद में पता चलेगा. रीजन बीइंग, पहले जो इनिशियल स्टेजेस में फैक्टर्स है टीचिंग के उसमें नेचर ऑफ द लर्नर एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट में नहीं आएगा, उसकी कोई भी नेचर हो सकती है. और लेटर स्टेजेस कभी हो सकता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नेचर उसकी आ जाए, लेकिन अगर हम कंटेक्स्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर बात करने हैं तो एक्सट्रोवर्ट नेचर यहाँ पे नहीं आएगी. ही कैन बी इंट्रोवर्ट ऑल्सो. तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है जिसमें एज एंड मेच्योरिटी ऑफ द लर्नर आ रही है. उसका इंटरेस्ट क्या है टीचिंग लर्निंग के रिलेशनशिप में, क्या वो लर्निंग करना चाहता है, उसका प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, ये सारे जो है वो फैक्टर्स वो इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सिचुएशन टाइप क्वेश्चन है. सिचुएशन टाइप क्वेश्चन को आपको 2-3 बार स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए ताकि आपको आंसर का आइडिया लग जाए. चलो मैं आपके साथ रीड करती हूँ. द टीचर इन द क्लास वांट्स टू चूज सच a स्टाइल ऑफ टीचिंग which results in the learner's optimal participation and the teacher also not losing control over his her class. Which among the following would be suitable? A. Learner centered, B. Student centered, C. Blended style, D. None of these. तो आई होप ये थोड़ा अच्छा सिचुएशन टाइप क्वेश्चन है और हम टीचिंग मेथड्स वगैरह के बारे में भी काफी पढ़ते रहते हैं तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन है टीचिंग स्टाइल, अप्रोच, मेथड्स. तो आई होप आपको आंसर पता होगा क्योंकि अब मैं आंसर डिस्कस करने लगी हूँ. देखिए, टीचर जो थी वो ऐसा स्टाइल डिस्कस या ऐसा स्टाइल चूज करना चाहती थी जिसके कारण उसका क्लास पे कंट्रोल भी बना रहे और लर्नर्स को ये भी ना लगे कि वो टीचर ऑटोक्रेटिक है या टीचर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है. वो चाहती थी कि ये भी बना रहे कि लर्नर्स की पार्टिसिपेशन होती रहे, उनके ओपिनियंस मैटर करते रहे, साथ ही उसका क्लास का कंट्रोल भी ना छूटे. तो अगर हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच की या टीचर सेंटर्ड स्टाइल की बात करेंगे
तो देखिए उसमें जो टीचर थोड़ा ऑटोक्रेटिक रोल में है, डोमिनेटिंग रोल में है और उसका कंट्रोल रहता है क्लास में। सिमिलरली लर्नर सेंटर में जो है स्टूडेंट्स के ओपिनियंस लिए जाते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन करवाई जाती है। तो अगर हमें दोनों में बैलेंस बनाना है तो नीदर टीचर सेंटर नॉर लर्नर सेंटर बल्कि ब्लेंडेड स्टाइल दोनों के मिक्सचर के साथ हम चलेंगे गिवन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आइए मैं आपके साथ रीड करती हूँ इस क्वेश्चन को। पहला कॉलम में है सोशल इंटरेक्शन मॉडल, बिहेवियर ऑल्टरिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। कॉलम 2 देखिए दिस मॉडल assumes स्टूडेंट्स behaviors are managed and changed by the consequences of classroom behavior. B, this model refers to the ways people handle stimuli from the environment, sense problems, etc. C, this model involves strategies that involve students working collaboratively to reach a common goal. तो उसी के अकॉर्डिंग कोर्स गिवन है कि कौन सी ऑप्शन किसके साथ फिट बैठती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मॉडल्स ऑफ टीचिंग की डीप नॉलेज होनी चाहिए। पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको मॉडल्स का बेसिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर हम सोल्यूशन अब डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं सोशल इंटरेक्शन जो मॉडल है वो क्या कहता है। अगर हम सी ऑप्शन पढ़ें कि ये मॉडल वो स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व करता है जिसमें स्टूडेंट्स को इकट्ठे वर्क करने के लिए बोला जाता है ताकि वो कॉमन गोल की तरफ पहुंचे, जहां पे स्टूडेंट्स या लर्नर्स की जो इंटरेक्शन हो और वो इंटरेक्शन किसी कॉमन गोल के लिए हो, वो सारी सोशल इंटरेक्शन मॉडल में आती है। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू थिंक एंड पॉन्डर। इसमें कौन कौन सी आप एक्टिविटीज इनिशिएट कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो सकती है। तो सोशल इंटरेक्शन मॉडल वो है जहाँ पे हम लर्नर्स की इंटरेक्शन करवा रहे हैं टू रीच अ कॉमन गोल, जो वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू हो सकती है। बिहेवियर ऑल्टरिंग मॉडल देखिए, अगर ये देखिए बिहेवियर को चेंज करना, मॉडिफाई करना, तो बिहेवियर ऑल्टरिंग assumes दैट ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर्स आर गुड टारगेट्स फॉर चेंज। कि जो हमने क्लासरूम में बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है या मेजर किया है उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि स्टूडेंट के बिहेवियर, लर्नर के बिहेवियर क्लासरूम में कुछ एक्टिविटीज इनिशिएट करने से मैनेज किए जा सकते हैं, चेंज या ऑल्टर किए जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल देखिए, दिस मॉडल रेफर्स टू द वेज पीपल कैसे एनवायरमेंट के स्टिमुलाई को समझते हैं, कौन से स्टिमुलाई को रखते हैं, कौन से को नहीं इंपॉर्टेंट समझते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को सेंस करके उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आता है। सिमिलरली जो हमने समझा है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है तो उसके चार जो है मेन है फंडामेंटल प्रोसेसेस। प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाया जाता है एंड देन मेंटेनेंस की जाती है। सो गाइज एक बार आगे मूव फॉरवर्ड करने से पहले हम एक बार जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट या इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल के जो 4 फंडामेंटल प्रोसेस है उन पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। पहला है देखिए प्लानिंग, जिसमें आते हैं हमारे पास गोल और ऑब्जेक्टिव को सेट करना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम देखते हैं स्कोप क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है, क्या हमारे पास वो एबिलिटी है, क्या वो स्ट्रक्चर है। डिजाइन देखिए, हम सोचते हैं कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक के थ्रू जाना चाहिए। और जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस हमारा जो है एक बार रेगुलर चेक है देखने के लिए कि पिछले तीनों स्टेप्स हैं क्या वो सही किए हैं, क्या गलतियां रही हैं, क्या उसको हम फ्यूचर में सही कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट सारा जो है वो स्टिमुलाई से डील करता है, कैसे हम प्रॉब्लम को सेंस करते हैं, कैसे हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की। तो सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल में आता है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जो कि है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूक। बहुत ही कॉमन वर्ड है, होप आपको इसकी नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो वैसे ही कोविड के टाइम्स में जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है तो इस कंसेप्ट की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए इसके ऑलमोस्ट फीचर्स दिए गए हैं, कुछ नहीं भी होंगे तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। MOOC allows for collaborative tools and community. MOOC does not really rely on different web formats. MOOC is massive online open course. Two types of MOOC are CMOOC and XMOOC in particular. The scale of MOOC is much higher with larger engagement.
तो देखिए इसमें भी हम एलिमिनेशन ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट या आपको कहूंगी कि एग्जामिनेशन पास है, आप प्लीज इसकी नॉलेज आपको इस कंसेप्ट की, मूक की, और आगे हम स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो आपको इन दोनों की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको एलिमिनेशन टेक्निक के साथ साथ इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए पहली बात तो अगर मैं एलिमिनेशन ऑप्शन के साथ चलूं, जो सेकंड ऑप्शन है, मूक डज नॉट रिलाई ऑन डिफरेंट वेब फॉर्मेट्स, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूक रिलाय करता है वेब फॉर्मेट्स पे। ऑनलाइन जो कोर्स है वो वेब फॉर्मेट्स पे बिल्कुल रिलाय करते हैं, और जो इसकी फुल फॉर्म है मूक इज मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, इन्होंने स्विच कर दिया वर्ड, जबकि इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो देखिए ऐसे भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो, क्योंकि फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सबको पता होगी, हर कोई याद कर लेगा, लेकिन जब हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं तो कई बार हम मिस कर जाते हैं कि वर्ड्स को स्विच किया हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि मूक के बारे में। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिनको हम मूक कह देते हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो पार्टिसिपेंट्स को फ्री एक्सेस देते हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन देते हैं, कि वो जो भी अपनी चॉइस का कोर्स है उसको पढ़ सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। और सी मूक्स और जो एक्स मूक्स हमने पढ़े हैं, टू टाइप्स ऑफ मूक्स हैं जो, उसमें देखिए क्या क्या है। सी मूक में जो है वो मानते हैं कि जो स्ट्रक्चर करना है हमने पूरे कोर्स मटेरियल का, वो पहले से नहीं होगा, जबकि मटेरियल कैसे डेवलप होगा, थ्रू ऑनलाइन डिस्कशन देन कोलैबोरेशन, देन उसको अकॉर्डिंगली कोर्स को अपलोड किया जाएगा डिस्कशंस के बाद। जबकि एक्स मूक मानता है कन्वेंशनल अप्रोच को, वो कहता है कि कोर्सेज को पहले से वेल स्ट्रक्चर्ड बना के प्री सिलेक्टेड रीडिंग और रेफरेंस मटेरियल के साथ भर के ही अपलोड करना है। तो आई होप जो आपको पता हो कि मूक अलाउस फॉर कोलैबोरेटिव टूल्स एंड कम्युनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे आते हैं ओपन ऑनलाइन कोर्स को पढ़ने के लिए, और साथ ही कोलैबोरेटिव इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग टूल्स बहुत सारे यूज होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम है, और प्लस इसका स्केल बहुत ज्यादा हायर है, और एंगेजमेंट बहुत सारे लोग इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसकी एंगेजमेंट मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत हायर लेवल की है। आई होप आपको मूक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, अगर नहीं थी, अगर थी भी तो आपकी रिवीजन अच्छी हो गई होगी। आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है टीचिंग में, जिसमें वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में आपसे पूछते हैं। तो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, अ टीचर वांट्स टू टेस्ट द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर यूजिंग टू डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स ऑन देम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द स्टडी कोर्स? देखिए टीचर, स्टूडेंट्स, सी लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, डी टीचिंग टेक्निक्स। तो देखिए आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टीचर देखिए अब लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देखना चाहती है स्टूडेंट्स का, कि कैसे कैसे डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को चेंज करके स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन चेंज हो रही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है स्टडी में, ये उनका क्वेश्चन है। आइए सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। देखिए आंसर सी है, लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन वो कैसे है उससे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो एक्सपेरिमेंटर है, टीचर है, या जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है दैट इज बीइंग टेस्टेड एंड मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसका नाम डिपेंडेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए हमारे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है वो किस पे डिपेंडेंट है, कि टीचर कौन सा टीचिंग टेक्निक को यूज करती है। तो टीचिंग टेक्निक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सी ऑप्शन इसलिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं हम गाइस। देखिए स्टेटमेंट्स गिवन हैं तीनों, और कुछ स्टेटमेंट सही होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो आइए मेरे साथ रीड करिए आप इन स्टेटमेंट्स को। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो चूज द करेक्ट कोड। Statement 1, online method of learning has more flexibility than offline method. Statement 2, it is better to use online method only, especially in the current digital environment. Statement 3, online method of learning has an advantage of real time. कोर्स देखिए ए और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बी स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, सी स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, डी नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो इन क्वेश्चन में हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टीचिंग लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। एक और ट्रिक है जो मैं अभी सोल्यूशन के साथ आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। तो आइए सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको कहा कि आप कंसेप्ट वाइज पूरी नॉलेज रख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग की, तो आप क्विकली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग की ट्रिक्स के बारे में ध्यान रखें, तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर
बहुत ज्यादा एम्फोसिस वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं, नेगेटिव वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो वो ऑप्शन भी ऑलमोस्ट गलत हो जाती है। जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज बेटर टू यूज ऑनलाइन मेथड ओनली स्पेशली इन द करंट डिजिटल एनवायरनमेंट। माना कि ऑनलाइन मेथड की इंपॉर्टेंस डिजिटल एनवायरनमेंट में बढ़ गई है स्पेशली आज के टाइम में, लेकिन ऑफलाइन मेथड को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ट्रेडिशनल ऑफलाइन अप्रोच को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दोनों के ब्लेंड से, दोनों के मिक्स से जो है टीचिंग ऑप्टिमम बन सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई। और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्यों सही हैं वो अब डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑनलाइन मेथड ऑफ लर्निंग हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे है देखिए, with offline learning participants are required to travel to the training location, typically lecture hall, college, जहां भी आपकी क्लासेस हैं, जहां टीचर है स्पेशली या प्रोफेसर है जिसने आपको पढ़ाना है या ट्रेनर है जिसने आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको वहां फिजिकली जाना पड़ेगा अगर आपने सीखना है। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में ट्रेनिंग कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम प्रैक्टिकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब आपको पता होगा, आप मेरी वीडियो भी घर बैठे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कहीं भी हो सकते हैं इंडिया में, तो आप कहीं भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है लोकेशन वाइज। और टाइम वाइज कैसे हैं देखिए, ऑनलाइन मेथड ऑफ लर्निंग हैज एन एडवांटेज ऑफ रियल टाइम। रियल टाइम लर्निंग वो होती है जहाँ पे नॉलेज एक्विजिशन इमीडिएट नीड से बेस्ड है। सपोज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए थे यूजीसी के, तो आपने मेरी वीडियो को अप्रोच किया, तो आपको इमीडिएट नीड थी, आपको रिवीजन चाहिए थी, तो आपने इमीडिएट नीड के बेसिस पे अपनी नीड फुलफिल कर ली। तो ये कौन सा मेथड जो है सपोर्ट कर रहा है आपकी इमीडिएट नीड की फुलफिलमेंट को, दैट इज ऑनलाइन मेथड। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, और सेकंड स्टेटमेंट में ओनली वर्ड होने के कारण वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, वो कोड सही है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आई नो आप लोग बहुत ज्यादा रूबरू हैं, इन कॉन्टैक्ट में हैं इन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूजीसी के एग्जाम्स में। सो देखिए, फ्रॉम द गिवन असर्शन रीजन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। Assertion, teaching is a bipolar process. Reason being, bipolar means having two variables, teacher and the student in the teaching learning process. Quote देखिए, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. B, A is correct while R is incorrect. C, A is incorrect while R is correct and D दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे वो टीचिंग के बायपोलर होने की बात करता है। बायपोलर मतलब एक कंटिन्यूम की दो साइड्स पे है वो टीचिंग, जहाँ पे एक साइड पे जो वेरिएबल है दैट इज द टीचर एंड दूसरे साइड पे जो वेरिएबल है दैट इज द स्टूडेंट, और उन दोनों में एक अच्छा लिंक है। तो आइए इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी कह सकती हूँ मैं। कॉमन क्वेश्चन इन द सेंस घुमा फिरा के पूछा जाता है, कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, पहली बात तो जो पहली स्टेटमेंट है दर्शन, टीचिंग इज अ बायपोलर, दैट इज एन ओल्ड कंसेप्ट। रीजन बीइंग, टीचिंग बायपोलर नहीं है, अब टीचिंग को ट्राइपोलर बोला जाता है। ट्राइपोलर होने के साथ साथ उसमें टू वेरिएबल्स नहीं होंगे। ट्राई मतलब थ्री, तो थ्री वेरिएबल्स होंगे। स्टूडेंट और टीचर तो देखिए बायपोलर में थे, तो ट्राइपोलर आने के कारण वो तीसरा वेरिएबल कौन सा है, दैट इज द एनवायरमेंट। तो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स होते हैं जो जो एनवायरमेंट में होते हैं, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के रिलेशनशिप के साथ लिंक्ड हैं और दोनों के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं, तो उस वेरिएबल को हम इंटरमीडिएट वेरिएबल भी कह देते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी कह देते हैं, या अकॉर्डिंगली सिचुएशनल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ट्राइपोलर जो था वो नया है हमारा, और बायपोलर ओल्ड कंसेप्ट है। ट्राइपोलर अब अपग्रेड हो चुकी है टीचिंग, जिसमें कल दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं माना जाता है, जबकि टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ वो इंटरमीडिएट वेरिएबल को भी लिया जाता है जो एनवायरमेंट में या सिचुएशन या कुछ सराउंडिंग में है, जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के रिलेशनशिप के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है और उनको इफेक्ट भी करता है। तो उस अकॉर्डिंग पहली असर्शन तो गलत होगी, और रीजन उसी के कंटेक्स्ट में था तो वो भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ये सही हो गया। देखिए, एक और असर्शन रीजनिंग है आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, तो मैंने अपने जो है यहाँ पे आरटीएम सीरीज में ये भी दो टाइप के इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको भी नॉलेज बढ़ जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ी सी टेंशन भी रिलीव हो जाए। असर्शन देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट ऑर्डर लेवल। रीजन देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल गोज अ स्टेप फर्दर टू डील विद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। कोड देखिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। B, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. C, A is correct while R is incorrect. D, A is incorrect while R is correct. तो अगर हमें लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में नॉलेज होगी तो एक क्वेश्चन सच में कुछ नहीं है, आप
पहले झटके में जान जाएंगे ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते करते हम सोल्यूशन की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल और साथ में जो पहला लेवल है दैट इज द मेमोरी लेवल, इनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरस टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो देखिए, मेमोरी लेवल में आपको डिस्कस कर देती हूँ, यहाँ नहीं है। मेमोरी लेवल फर्स्ट लेवल है जहाँ पे क्रैमिंग पे फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल वो है जहाँ पे लर्नर्स को माना जाता है कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को समझे, कॉम्प्रिहेंड करें, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट के रिलेशनशिप्स को समझे, तो उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, थ्योरीज को समझे। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वहां पे क्रैमिंग को छोड़ के आगे बढ़ा जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा सेकंड लेवल है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो थर्ड लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें स्टूडेंट को रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करने को कहा जाता है या वो फेस करता है तो वो उसमें क्वाइट एक्टिव रहता है कि कैसे उसने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट उसने पिछले 2 लेवल्स पे पढ़ा है और जो इस लेवल की नॉलेज है उसको इकट्ठे करता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड द स्टूडेंट इज बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन, क्योंकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन रियल लाइफ से डील करता है तो वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है, एक्टिव रहता है और उसको ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने बिहाफ पे ढूंढे। तो वो ओरिजिनली बिजी रहता है कि उसने कैसे किसी ना किसी तरीके से लॉजिक्स या किसी ना किसी तरीके से उस रियल लाइफ प्रॉब्लम का या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर लेवल है, ये असर्शन बिल्कुल सही है। और जो सेकंड रीजन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल रिलेशनशिप बताता है फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, थियोरीज और कंसेप्ट्स के बीच में। और रिफ्लेक्टिव लेवल उससे भी आगे जाके रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करना सिखाता है। तो दर्शन सही है, रीजन भी सही है। तो ए ऑप्शन जो था, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ये है। तो देखिए, ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं ये कंसेप्ट क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसमें कोई एलिमिनेशन या कुछ आप लगा नहीं सकते हैं इन द सेंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के नहीं पूछे गए हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल बेसिस मॉडल ऑफ टीचिंग। तो अगर आपको मॉडल ऑफ टीचिंग की नॉलेज है, अभी हमने 3 मॉडल डिस्कस किए थे, हमारा एक और मॉडल था पर्सनल बेसिस मॉडल, जो उसके अंदर कौन से मॉडल आते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल बेसिस मॉडल क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके अंडर कौन से मॉडल्स आते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट वाइज मॉडल्स ऑफ टीचिंग की नॉलेज होगी तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कौन सा मॉडल है जो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। आइए मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्सनल बेसिस मॉडल से डील कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल बेसिस मॉडल क्या है, मेन उसका एजेंडा या मेन उसका ऑब्जेक्टिव, ये क्या अजम्पशन होती है कि पर्सनल बेसिस मॉडल ये मानता है, उसका ये पर्सपेक्टिव है कि इंडिविजुअल को खुद को जानना चाहिए, उसमें खुद की अवेयरनेस, सेल्फ की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको रिलेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब खुद को जानेगा तो रिलेशंस को भी एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए, नॉन डायरेक्टिव मॉडल क्या कहता है, बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, कि ह्यूमन रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसमें उसको समझते समझते हम सेल्फ को समझते हैं। तो इसलिए नॉन डायरेक्टिव मॉडल जो पर्सनल बेसिस के अंडर आता है, सेल्फ अवेयरनेस का कहता है कि इनेट स्ट्रेंथ्स और क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर को हमें खुले दे देना चाहिए कि जाइए आप ग्रो कीजिए, लर्नर को सपोर्ट करना चाहिए कि उसकी जो इंडिविजुअल सेल्फ है उसमें इनबिल्ट क्रिएटिविटी है, इनबिल्ट स्ट्रेंथ्स है, जिसपे वो हार्नेस करके ग्रोथ को तरफ जा सकता है और वीकनेसेस को कम कर सकता है। क्रिएटिव मॉडल क्या कहता है, टीचर इज जस्ट अ सुपरवाइजर एंड द लर्नर्स ईदर गो इन फॉर फील्ड वर्क और प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट और एनी एक्टिविटी। क्रिएटिव मॉडल ये कहता है कि सब काम जो है लर्नर नहीं करना है, टीचर बस सुपरवाइजर है, लर्नर्स या तो फील्ड में जाके काम करें या कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें, लेकिन वो अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करे। तो जहां पे सेल्फ रिलेशंस की बात की गई है, सेल्फ को जानने की बात की गई है, अपनी स्ट्रेंथ्स को, क्रिएटिविटी को जानने की बात की गई है, वो सब मॉडल पर्सनल बेसिस के अंडर आते हैं। और जो थर्ड है, आप कह लीजिए फोर्थ है जो हमारा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है वो, पहली बात तो जो हमारा आ रहा है वो सोशल इंटरेक्शन में आ रहा है, जिसमें वो ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट को या कुछ एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, सोशल इंटरेक्शन में माना जाता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स या लर्नर्स इकट्ठे वर्क करते हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन था वो पर्सनल बेसिस के अंडर नहीं आता है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो डी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। सो गाइस, हमारी आरटीएम सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज ही है, विच अमंग द फॉलोइंग बिलो आर द फीचर्स ऑफ स्वयं। फर्स्ट, स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये बोल रहा है पहला पॉइंट।
Second, MOOC is a part of Swayam. The platform offers free access to everyone and hosts courses from class 9 till post graduation. Learning in Swayam has 3 parts और quadrants, उसके अकॉर्डिंग कोर्स गिवन है। तो अगर आपको स्वयं के बारे में पता है, उसकी फुल फॉर्म पता है, उसके फीचर्स के बारे में पता है, तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो फटाफट से थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज करते हैं हम, कि उन्होंने सेकेंड ऑप्शन में बोला है मूक इज अ पार्ट ऑफ स्वयं, नहीं, जबकि स्वयं एक तरह का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो इसलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गई है। साथ ही फोर्थ ऑप्शन देखिए, लर्निंग इज स्वयं हैज 3 पार्ट्स, वो मैं आपको समझाऊंगी कि उसकी 4 पार्ट कैसे होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि स्वयं की फुल फॉर्म स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग माइंड्स है, वो बिल्कुल सही है। प्लस ये फ्री एक्सेस देता है सबको, और कम से कम ये कोर्सेज जो है इसके पास क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के हैं, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं क्यों गलत है। पहली बात तो देखिए, स्वयं किसने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको डेवलप किया है फॉर फैसिलिटेटिंग 2000 कोर्सेज। देखिए कितना ज्यादा कोर्सेज है, क्योंकि अब हम बात कर रहे थे थर्ड ऑप्शन में कि क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज है, तो ऑब्वियसली वो क्लासेस बड़ी हैं, तो कोर्सेज भी ज्यादा होंगे, सब्जेक्ट्स ज्यादा होंगे, फील्ड ज्यादा होंगी, इंटरेस्ट ज्यादा होंगे। और लर्निंग इन स्वयं है 4 पार्ट, 3 की बजाय 4 पार्ट्स है। पहले आपको ट्यूटोरियल ले सकते हैं, आप उस कंटेंट को असेस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, देन असेसमेंट, मतलब आपकी जो है ग्रेडिंग या आपकी वैल्यूएशन किसी तरीके से हो सकती है। तो 3 पार्ट्स की बजाय स्वयं के जो है 4 पार्ट्स हैं या क्वाड्रेंट्स कह लीजिए। पहला ई ट्यूटोरियल है, दूसरा ई कंटेंट है, फिर डिस्कशन है, एंड देन इट इज असेसमेंट। सो गाइज, आई रियली होप जो मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ भी आए हैं, और अगर आपको आते थे आपकी रिवीजन हो गई है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता था तो वो आपको पता चल गया है, बिकॉज मेरी ये RTM सीरीज का जो टीचिंग एप्टीट्यूड पे है, मेरा ये एम था कि आपके एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। Thank you guys for watching this video. So you can like, subscribe and share our channel, and you can visit our website www.everstudy.co.in। आप Facebook पे भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ये जो गिवन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, उस पर आप हमें टेक्स्ट करके अपनी क्वेरीज या आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। आप हमारी फ्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।